कभी कभी जिंदगी में ऐसे वाक़या होते हैं जिन्हें सोचकर ही रूह कांप उठती है। ये कहानी मेरी अपनी बड़ी बहन की है जो उस वक्त 12th क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त उसकी उम्र कुछ 17 साल की होगी। मेरी बहन का नाम पूर्णिमा था। मेरी बहन जिंदगी को खुल के जीने वाले लोगों में से थी। वो अपने आसपास सबको बहुत प्यार करती थी और हर पल को एंजॉय करती थी। हम सब इसी तरह बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे जब तक कि वो भयानक हादसा उसके साथ नहीं हुआ था। हम सब की ज़िंदगी उस दिन से बिल्कुल बदल गई जब हमारे ही किसी अपने ने मेरी बहन पर किया 7 प्रेतों का एक भयानक उतारा। ये गर्मी की छुट्टियों की बात है। हमारी बुआ हम सबको बहुत समय से अपने गांव बुला रही थी। मेरी बुआ का गांव रामनगरिया हमारे शहर से 3.5 घंटे की दूरी पर था। क्योंकि बुआ बहुत समय से हमें बुला रही थीं, तो पापा ने डिसाइड किया और हम सब 1 सप्ताह के लिए बुआ के गांव जाने के लिए अपने शहर से निकल गए। क्योंकि बुआ का गांव ज़्यादा दूर नहीं था, तो पापा हम सबको दोपहर के बाद लेकर निकले। वो जून का महीना था, क्योंकि जून में मौसम बहुत गर्म होता है और दिन बहुत लंबे। इसलिए पापा ने सोचा कि हम लोग टाइम से बुआ के घर पहुंच जाएंगे। पर रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और बहुत देर तलाशने के बाद हमें एक कार मैकेनिक मिला जिसने आधे घंटे में हमारी कार रिपेयर कर दी। हम सब जब तक बुआ के गांव पहुंचे सूरज ढल चुका था। गांव अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। बुआ का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन बहुत ही पुराना, जैसे कि कोई पुरानी हवेली। वैसे तो घर बहुत अच्छा था। बड़े बड़े कमरे, कमरों के आगे बड़ा सा आंगन और बड़े बड़े रोशनदान जिनसे हवा और उजाला दोनों ही घर के अंदर आ सके। हवेली पुरानी ज़रूर थी, पर बहुत सुंदर थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ बहुत अजीब, एक नेगेटिविटी महसूस हो रही थी मुझे वहाँ। उस हवेली में मेरी बुआ, फूफा जी, उनके 2 बच्चे निक्की और गुड्डू रहते थे। और हवेली के दूसरे हिस्से में बुआ की जिठानी अपने परिवार के साथ रहती थी। क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे, तो बुआ ने हम सबको खाना खिलाया और हम मेहमानों के कमरे में सोने चले गए। ये कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के अंदर 2 डबल बेड पड़े थे। एक बड़ी सी खिड़की थी जो बाहर आंगन की तरफ खुलती थी। हवेली बहुत आलीशान थी। वो हवेली फूफा जी के दादाजी ने बनवाई थी, जो कि आसपास के गांव के जाने माने जमींदार थे और रुपए पैसे के मामले में बुआ बहुत समृद्ध थी। बुआ और उनकी जिठानी में कोई खास बातचीत नहीं थी। मैंने सुना था जब बुआ मम्मी पापा को बता रही थी कि उनकी जिठानी नर्मदा, जिनको गांव में सब निम्मो जीजी कहकर बुलाते थे, वो टोना, काला जादू, तंत्र विद्या और उतारा ये सब किया करती थीं। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी रचना और छोटी बेटी कावेरी। उनकी छोटी बेटी कावेरी मेरी बड़ी बहन की उम्र की थी, पर वो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थी। न हंसती थी, न बोलती थी, बस अपने कमरे में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। बुआ ने बताया कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती हैं और हर वक्त कुछ न कुछ पूजा करती रहती हैं। पूजा से बुआ का मतलब था तंत्र विद्या और काला जादू। बुआ ने हम सबको उनके पास या हवेली के उस हिस्से में जिसमें वो रहती हैं जाने से साफ मना किया था। पर 3 दिन बाद जब मम्मी पापा और बुआ फूफा जी को पास के ही एक शहर में काम से जाना हुआ, तो घर में हम 5 भाई बहन रह गए। मम्मी पापा और बुआ शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे, ऐसा बोलकर गए थे। पर अचानक जाने कहाँ से निम्मू काकी, जो बुआ की जिठानी थी, आ गईं और उन्होंने हमारे पास आकर कहा कि उनकी छोटी बेटी कावेरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसको बहुत तेज़ बुखार है और बोला कि उनके पति और उनकी बड़ी बेटी पास के ही गांव में गए हैं। उन्होंने हमसे मदद करने के लिए कहा। क्योंकि बुआ ने हमें मना किया था, सो हम सब ने मना कर दिया। पर मेरी बड़ी बहन नहीं मानी और मेरे बहुत मना करने पर भी वो उनके साथ चली गई। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भी उनके पीछे पीछे हवेली के उस हिस्से में चली गई।
हवेली का वो हिस्सा बहुत अजीब था। सीलन की अजीब सी बदबू आ रही थी वहाँ, या कहूँ तो कुछ सड़ने की बदबू आ रही थी। अजीब सा था वहाँ का माहौल। फिर निम्मो काकी मेरी बहन को अपनी बेटी कावेरी के कमरे में ले गईं। बहुत अजीब कमरा था वो, एकदम अंधेरे में डूबा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्होंने उस कमरे में कभी लाइट ही ना जलाई हो। कमरे में कुछ सड़ने की बदबू, चारों ओर सीलन, और एक कोने में एक चारपाई पड़ी थी जिस पर एक दुबली सी लड़की, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, जैसे मानो किसी मुर्दे का हो। उसकी आंखें कमरे की छत की ओर एकटक देख रही थीं। उसकी चारपाई के चारों ओर एक सफ़ेद घेरा बना हुआ था। मेरी बहन ने काकी के साथ मिलकर उनकी बेटी को दवाई दी। जैसे ही हम वहाँ से चलने को हुए, काकी ने मेरी बहन से बोला, बेटा थोड़ी देर कावेरी के साथ बैठ जा, उसे अच्छा लगेगा, और तब तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना कहकर वो मेरी बहन को अपनी बेटी की चारपाई पर बिठा गईं और किचन से खाने को कुछ लाने गईं। पर मैं दरवाजे पर ही खड़ी रही। कुछ देर बाद वो एक कटोरे में कुछ लाईं और मेरी बहन को खाने को दिया। मेरी बहन ने बहुत मना किया, पर वो बोली उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा ले। तो मेरी बहन ने उस कटोरे में से थोड़ी सी खीर खा ली। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, क्योंकि बुआ की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं कि काकी तंत्र करती हैं, काला जादू करती हैं, और मेरा मन गलत नहीं घबरा रहा था। वो आखिरी दोपहर थी हमारी खुशी की। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। शाम होने से पहले सब लोग वापस आ गए। मेरी बहन ने हम सबको मना किया था, सो मैंने काकी के हिस्से में जाने वाली बात मम्मी पापा या बुआ किसी को भी नहीं बताई। खैर, सबने खाना खाया और सब सोने चले गए। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था, या कहूँ ये तूफान से पहले की शांति थी। रात को अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ों से मेरी आंख खुली। जब मैंने दीवार घड़ी की ओर देखा तो रात के 3:15 हो रहे थे। मैंने अपने बिस्तर की दूसरी ओर देखा तो मेरी बहन वहाँ नहीं थी। मुझे लगा शायद बाथरूम गई होगी। मैं इतना सोच ही रही थी कि बाहर आंगन से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, कुछ अजीब सी फुसफुसाहट। मैंने खिड़की से देखा तो लगा कोई आंगन में खड़ा है, क्योंकि कमरे के बाहर एक बड़ा सा बरामदा था और उसके बाद आंगन। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरी बहन आंगन के बीचों बीच खड़ी हुई है। उसके बाल खुले हुए थे। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फिर मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी बहन को आवाज़ दी, पर उसने कोई हरकत नहीं की। तो फिर मैं धीरे धीरे उसके पास गई। मेरी बहन मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी, तो मैं धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ गई, और जो मैंने देखा मानो मेरे शरीर का सारा खून ही जम गया। डर से मेरे पैर ज़मीन में ही जम गए। पूर्णिमा दीदी की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पुतलियाँ एकदम सफ़ेद। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ कभी किसी औरत की, कभी किसी बूढ़े आदमी की, कभी एक छोटे बच्चे की, तो कभी किसी आदमी के हंसने की आ रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी, और वो लगातार बोल रही थी, ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारा है। दीवार पर उसकी परछाई 7 हिस्सों में दिखाई दे रही थी, कोई छोटी, कोई बड़ी। मैंने बहन की ओर देखा तो वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी। ये देख मैं बहुत ज़ोर से चीखी। मेरी चीख सुनकर घर के सभी लोग बाहर आंगन में आ गए, और फिर जो सबने देखा उससे सबके होश ही उड़ गए। मेरी बहन अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। रात में ही मैंने सबको दोपहर में जो कुछ हुआ, काकी के आने से लेकर दीदी को खीर खिलाने तक, मैंने सब कुछ मम्मी पापा और बुआ को बता दिया। मेरी बुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी अपनी जेठानी को कि उनकी जेठानी तंत्र करती हैं, लेकिन वो इस हद तक चली जाएंगी।
ये नहीं सोचा था उन्होंने। लेकिन अब बुआ कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय अफसोस और काकी पर नाराज़ होने के। अगले ही दिन सुबह पापा हम सबको बुआ के घर से वापस अपने घर ले आए। मम्मी पापा को लगा कि हवेली की मुसीबत और मनहूसियत वहाँ से निकलते ही हमारा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो साए तो मेरी बहन के साथ हमारे घर तक आ पहुँचे थे, क्योंकि उनका मकसद केवल हमें डराना नहीं बल्कि उससे भी भयानक था। बुआ के घर से वापस आने के बाद हमारे घर में अजीब व गरीब चीज़ें होने लगीं। मम्मी दूध उबालने के लिए गैस पर रखती और दूध उबलते उबलते काला हो जाता। घर में बिल्कुल वैसी ही बदबू आने लगी जैसी काकी की बेटी के कमरे से आती थी। मेरी बहन की तबीयत खराब रहने लगी। कभी उसके पेट में दर्द होता तो कभी उसके सर में दर्द होता, तो कभी वो रात को अचानक उठ जाती और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, ये लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए, तो हमारी पड़ोस की आंटी के कहने पर शहर के बाहर महाकाल बाबा के मंदिर में वो मेरी बहन को ले गए। वहाँ पंडित जी ने दीदी के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया और कुछ भस्म मम्मी को दी और देकर कहा कि वो दीदी को सुबह शाम लगाती रहे। अब दीदी को मंदिर से आए 2 सप्ताह से भी ज़्यादा हो चुके थे और अब मेरी बहन बिल्कुल ठीक दिखाई देती थी। सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो गया था और हम सब पहले की तरह रहने लगे थे और गांव की उस भयानक याद को हम भूलने की कोशिश कर रहे थे। पर हमारी ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। वो रक्षाबंधन का दिन था। घर में त्योहार होने के कारण बहुत खुशी का माहौल था। मम्मी ने मुझे बोला कि दीदी को राखी बांधने के लिए बुला लाऊं। सो मैं बड़े कमरे में, जिसमें कि हमारा मंदिर था, अपनी बहन को बुलाने चली गई। मेरी बहन कमरे की खिड़की की ओर मुंह करके बैठी थी। उसकी पीठ मंदिर की ओर थी। वो अच्छा सा सूट पहन के बैठी हुई थी। मैंने उसे आवाज़ दी, पूर्णिमा दीदी, पूर्णिमा दीदी, और उसने कुछ नहीं बोला, बस मुझे रुकने का इशारा किया। मैं उसकी ओर देख ही रही थी कि मैंने देखा वो वापस उस रात के जैसे अपने सर को झटका दे रही थी। मैं एकदम डर गई और वापस जाने के लिए पलटने लगी, तो उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में मुझे बोला, कहाँ जा रही है? कहा ना तुझे रुकने को? इतना सुनते ही मेरी तो सांसें ही रुक गईं। मैंने धीरे से उसकी ओर मुड़कर देखा तो वो मेरी ही ओर देख रही थी, बहुत डरावनी मुस्कान के साथ। वो चलते चलते मेरे पास आ गई। उसने अपने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरी गर्दन। उसके हाथ एकदम बर्फ के जैसे ठंडे पड़े थे। वो इससे पहले कुछ करती, मेरे भाई ने आकर अचानक बोला, दीदी आप लोगों को मम्मी कब से बुला रही है? अपनी बहन और भाई के बीच में मैं थी। जैसे ही मेरी बहन ने गर्दन भाई की ओर झुका के देखा, मेरा भाई बहुत जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर मम्मी पापा कमरे में आ गए और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मम्मी मुझे अपने साथ लेकर बैठी थी। घर में काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें मेरी बुआ और फूफा जी भी थे। मैंने देखा एक बाबा, जिनकी बहुत लंबी लंबी जटाएं थीं, मेरी बहन के पास खड़े थे, जिनको मेरी बुआ लेकर आई थीं। उन्होंने मेरी बहन के हाथ और पाँव को चारपाई से रस्सी से बांध दिया था और वो उसको पूछ रहे थे कि कौन है तू? तो मेरी बहन केवल डरावने तरीके से हंस रही थी। पर जब बाबा ने अपने झोले से कुछ राख जैसा निकाला और उसके ऊपर डाला, तो राख डालते ही मेरी बहन जोर से चीख पड़ी। फिर बाबा ने पूछा, कौन है तू? तो मेरी बहन बार बार अलग आवाज़ में नाम बता रही थी, कभी किसी औरत का, कभी किसी बच्चे का, तो कभी किसी आदमी का। बाबा समझ गए कि मेरी बहन पर एक से ज़्यादा साए हैं। थोड़ी देर तक मेरी बहन से बात करने के बाद बाबा ये जान गए कि मेरी बहन पर 1-2 नहीं बल्कि 7 खतरनाक प्रेतों के साए हैं। फिर बाबा बोले, किसने भेजा है तुम लोगों को? किस लिए आए हो तुम इस बच्ची के ऊपर? तो दीदी हंसते हुए बोली, इसे लेकर जाएंगे हम, सौदा हुआ है इसका, जान के बदले जान। फिर उन प्रेतों ने, जो दीदी के ऊपर थे, काकी के बारे में बताया और बोला,
अपनी बेटी के लिए इस लड़की का सौदा किया है उसने हमसे। हम इसे लेकर ही जाएंगे। और इतना बोलते ही मेरी दीदी बेहोश हो गई। कुछ देर तक शांत रहने के बाद बाबा ने बोला कि इसे यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता। इस बच्ची को बहुत ही भयानक प्रेतों ने घेरा हुआ है। बहुत ही भयानक प्रेतों का उतारा इस बच्ची के ऊपर करवाया गया है। इसे वहीं लाना होगा जहाँ उनकी दुनिया है। आखिर हमें अपनी बहन को लेकर शमशान जाना पड़ा, उन अघोरी बाबा के पास। चारों तरफ जलती चिताएं, धुआं और जले हुए मांस की बू हवा में थी। बाबा भस्म लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने एक जली हुई खोपड़ी से भस्म भरी और जलती हुई चिता में डाल दी। बाबा ने मम्मी को दीदी को बिठाने का इशारा किया और जैसे ही मेरी दीदी को बिठाया गया, उसने इतनी जोर की चीख मारी कि पूरा शमशान ही गूंज उठा। मंत्र जाप शुरू हुए। मेरी बहन का शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे हवा में उठ गया। एकदम से शमशान की सारी चिताएं अपने आप भड़क उठीं। मेरी बहन ने ऐसी चीख मारी कि हम सबकी तो डर से सांसें ही रुक गईं। पर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मेरी बहन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो वो पहले वाली वही प्यारी सी पूर्णिमा दीदी थी। अब सब कुछ सही लग रहा था। इतने दिनों बाद वो हम सब की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर हम सब की जान में जान वापस आ गई, क्योंकि मेरी वही प्यारी सी बहन वापस आ चुकी थी। लेकिन हमें अपनी बहन को उन बाबा के पास 2 सालों तक लगातार लेकर जाना पड़ा। उन्होंने कुछ रक्षा सूत्र दिए थे और बोला था कि उनको किसी भी हालत में उतारना नहीं है, वरना वो साए फिर से वापस आ सकते हैं। आज उस बात को 12 साल बीत चुके हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। लेकिन आज भी मेरी बहन ने वो धागे, वो तावीज़ अपने शरीर से अलग नहीं किए हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो उतारा, वो भयानक प्रेत फिर से उसकी ज़िंदगी में ना आ जाएं। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, मेरे अपने परिवार की, मेरे अपनी सगी बहन की। दोस्तों, मैं हूँ निधि और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए ला सकूं और आपको डर की एक दुनिया में ले जा सकूं।